हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है साइंस का चैप्टर। ठीक है, ये है साइंस का चैप्टर जो है ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, एनआईएस बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए। तो इसमें जो है बहुत ऑटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु क्या होती है और अणु क्या होती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही चर्चा करेंगे। साथ में हम डेल्टन के थ्योरी को भी पढ़ेंगे, इन्होंने जो है एटम्स को किस तरह विभाजित किया, और भी बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। atoms and molecules. In the previous chapter you learn about the matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. Maharishi Kund, as an Indian philosopher, discussed it is the darshan, Vedic darshans. He said, if we go on divided matter, we shall get a smaller and smaller particle. A stage would be come to behind of which is a further division which not be possible. He named this particle as a Parmanu. This concept was the further elaborated by another Indian philosopher, Pakuda Katyayana. Katyayana said there these particles is a normally exist in the combined from which BC, and Lycopa suggests that if we go on the dividing matter, a stage will become when a further division of particle will be not be possible. And Democritus is called this invisible particles atoms, which mean to the indivisible. This idea were to based on the philosophically is a considerations and experimental work of validates this idea could not be done till the 18th century. However, today we know that an atoms is and how it's responsible for a different property of substance. In this chapter, we shall study about the atom and molecules and relative aspects like atoms and molecules masses, moles concept and molecular marks. We shall also learn how to write a chemical formula of compound.
दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से जो फिलोसफर थे, चाहे हमारे इंडियन के हों चाहे विदेश के हों, उन्होंने अपना अपना जो है थ्योरी और टर्म्स के बारे में दिया है। यानी इसको परमाणु और अणु जो कहते हो उसके बारे में बताया गया है। परमाणु क्या है, अणु क्या है, और किसको जो है अधिक से अधिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसके बारे में हर एक फिलोसफर ने अपने अपने विचार दिया है। अपने अपने एरा में उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। यहाँ पर जो है मॉडल भी हम पढ़ेंगे। आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारे समक्ष जो है केमिकल फार्मूला के बारे में जानेंगे, कंपाउंड के बारे में जानेंगे, और जो है मोलर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद है मोलर मास के, यानी सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज क्या है। आज हमारे समक्ष जो ऑब्जेक्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रपोजिशंस, लिस्ट एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाल्टन्स एज एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन टू द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डिफाइन द आइसोटॉपिक मार्क्स, एटॉमिक मार्क्स एंड मॉलिकुलर मार्क्स। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी जानेंगे, प्लस हम कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो इन सब को जो है विशेष अपना महत्व रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा आइसोटोनिक मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अपना जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारा जो है आगे क्या है। लेट्स कम टू द आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल combination. What do you mean to the law of chemical combination? There was the tremendous is a progress in the chemical science after 18th century. It arose out of interest in the nature of heat and the way things burn. Major progresses was made through their careful use of chemical balance to determine the changes in a marks that occurred in the chemical reaction. The great French chemist is Antonin Lavoisier, who used to the balanced study of chemical reaction, and he heated to the mercury in a solid flux that is a contained in the air. And after several days, a red substance, mercury oxide, was produced. The gas remaining in the flux was reduced in a marks. The remaining gas was neither able to support a combination nor a life. The remaining gas in the flux was identified as a nitrogen. The gas which is combined with the mercury was oxygen. Further is carefully performed to the experiment and by taking a weighted क्वांटिटी ऑफ मर्करी ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर जो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपने जगह पर स्थान भी रखता है। कहते हैं इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने जो थे उन्होंने 18वीं सेंचुरी में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया और उन्होंने केमिकल बैलेंस बनाया, यानी जो रासायनिक संतुलन होना बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इसमें रासायनिक संतुलन के बारे में हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और जानेंगे, और आपको ये समझ भी होना चाहिए केमिकल बैलेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर बैलेंस ना हो तो वो चीज़ खतरनाक बन जाती है। मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कोई भी एलिमेंट का जो है अनबैलेंस हो जाता है, यानी वो संतुलित नहीं रहती है, तो आप बीमार हो जाते हो। उसी प्रकार अगर कोई केमिकल अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, विनाशकारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जब कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझोगे तब समझ में आपको आएगा कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे और इसको बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता होती है। कोई चीज़ अगर बैलेंस ना हो तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। समझ जैसे कि यहाँ समझ की बात आ जाती है। अगर मान लीजिए आप अधूरा वीडियो देखते हो, अधूरा समझते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको सही तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तभी कहा जाता है ना कि कभी भी आप जो है वीडियो पूरा देखिए, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से ग्रहण कीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है और किस चीज़ के साथ हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो है साइंटिस्ट ने जो थे, हमारा सबसे अधिक ग्रेट फ्रेंच केमिस्ट एंटोनाइस ने किया था अपना एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बैलेंस करने के लिए जो है केमिकल रिएक्शन करवाया था। ठीक है, हीट किया था मरकरी को जो है एकदम बंद फ्लैक्स में, और उन्होंने पाया कि कुछ दिनों के बाद कि जो मरकरी है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई है, और उसमें कुछ फ्लैक्स में जो है कुछ चीज़ें जो थी रिड्यूस भी हुई थी, कुछ चीज़ें देखने को भी उनको मिला था जो कि सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, लाइफ को। उन्होंने देखा, आइडेंटिफाइड किया तो पता लगा कि वो नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ उन्होंने देखा कि मरकरी में जो है ऑक्सीजन की भी कुछ जो है मात्रा देखने को मिला, और ये एक्सपेरिमेंट में जो उनको मिला वो मिला मरकरी ऑक्साइड, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित भी हुआ।
After a stronger heating, he found that a mercury oxide, red in color, was decomposed into the mercury and oxygen. We weighed to both mercury and oxygen and found that their combined marks are equal to that of mercury oxide taken. Lewis finally is come to be a conclusion that in every chemical reaction, total marks of all the reactants is equal to the marks of the all product. This is known as the law of conservation of marks. Friend, the law of conservation of marks is in every chemical reaction, total marks of all the reactants is equal to the marks of all the product. Okay, it is a law of concentration of marks. There was a rapidly progress in the science after chemists began to the accurate determination of marks of reactants and products. French chemist Claude Berthollet and Joseph Proust worked on the ratio of by marks of the two elements which are combined to form of compound. Thought as a carefully work, forest is democratic stated is a fundamental law of defined to constitutional provision in 1808. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब उन्होंने जो है स्ट्रांगली उसको हीट किया गया तो उन्होंने पाया कि मरकरी जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है और इसका कलर जो था रेड में कन्वर्ट हो गया है। फिर जाके उन्होंने डिकम्पोज किया उन्होंने मरकरी और ऑक्सीजन का। फिर उन्होंने मरकरी का दोनों का वेट भी किया तो उन्होंने पाया कि दोनों का जो फॉर्मेशन हुई है इक्वल मार्क्स में हुई है। फिर जो लुईस ने फाइनली जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स से जिन्होंने डेफिनेशन दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन टोटली मार्क्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मार्क्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, कि जितने भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके बुक में भी होगा इसका हिंदी में डेफिनेशन, तो ये उसको आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो इसको याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी उसे। ठीक है, देयर वाज रैपिडली प्रोग्रेस, जब यानी इन्होंने क्या किया कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग करते गए क्योंकि कहते हैं ना साइंस को जो है एक जगह नहीं छोड़ा गया। एक साइंटिस्ट ने केमिकल की खोज की तो अदर ने क्या किया उसको मिक्स करके एक नई चीज़ों की फॉर्मेशन किया। तो इसी तरह से जो है साइंस की जो है एक्सपेरिमेंट चलता गया और कहते हैं 18वीं सेंचुरी में जो है एक फंडामेंटल लॉ बनाई गई किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रोपोजिशन के ऊपर, जो कि ये थी इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द propositions by marks of elements that compose it are fixed, independent of origin of compound are its mode of propositions. And in pure water, for instance, the ratio of marks of hydrogen to the marks of oxygen is a V 1:8. Irrespective of their source of water. In other words, pure water contains to the 11.11% of hydrogen and 88.89% of oxygen. By marks whether water is obtained from a well, river, or from a pond. Thus is the 9.0 gram of water are decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are away obtained Furthermore, if a 3.0 gram of hydrogen and mixed with 8 gram of oxygen, the mixture is injected is 9.0 gram of water are formed on 2.0 gram of hydrogen remain to the unreacted. Similarly, a sodium chloride contains to 60.966% of chlorine and 39.34% of sodium by the marks whether obtained from the salt of mine. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे पहले तो हमारा ये था कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का जो है क्या डेफिनेशन थी। तो इसमें बताया गया था साफ शब्दों में कि इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द प्रोपोर्शन बाय द मार्क्स ऑफ द एलिमेंट दैट आर कंपोज इट्स अ फिक्स, यानी इसको जो है एक तरह से फिक्स रखा जाता है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड द मोड ऑफ प्रोपोजिशन की उसकी जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो ये जो है बुक में आपको डेफिनेशन क्लैरिटी के रूप में मिल जाएगी। इसमें आगे बताया गया है कि अगर हम प्योर वाटर को लेते हैं तो प्योर वाटर में जो है जैसे H2O है, वाटर है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन होती है, इसमें हाइड्रोजन 1 होती है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो 8 होती है। इसके 8 परमाणु होते हैं और उसके
एक होते हैं। तो इस प्रकार जो है जल का जो है शुद्ध जल का निर्माण होता है और ये प्यूरिफाइड भी रहती है। तो इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज का क्या होगा, इसमें परसेंटेज की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी 11 दशमलव, ठीक है, 11% प्रतिशत, और जो हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो नहीं, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो रहेगी 88.89%। तो इस तरह से जो है इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी, यानी एक का रहेगा 11 और 8 का होगा 88%। तो इस तरह से जो होती है वाटर फॉर्मेशन होती है। कुएं का पानी लेते हो, नदी का पानी लेते हो या कोई तालाब का पानी लेते हो, तो सबका अपना अपना जो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है, चाहे वो वेल हो, रिवर हो या फाउंड हो, सबका अपना अपना जो होती है अपना अपना रेशो होती है। और इसको इसी बेस पे जो है अलग हम इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर बाकी जो है अगला कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है, अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड के साथ लिया गया है। आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड जो होती है 60 पॉइंट जो है 66% जो होती है, इसमें जो है क्लोरीन होती है, और बाकी जो होती है 39.34% जो होती है सोडियम होती है, जो कि एक अलग ही विशेषता रखती है। और इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट माइन का फॉर्मेशन होती है, जो अपनी जगह पर एक विशिष्ट महत्व रखती है। द क्रिस्टलाइजेशन लाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर ओवर ओशियन इज द इन लैंड सॉल्ट शी एंड द synthesizes its form its the element sodium and chlorine. Of course, the keys word in the sentence in the pure reproducible experiment result are highlights of scientific thought. In fact, modern science is based on the experimental findings. Reproducible result indirectly hint for a truth which is the hidden. Scientists have worked for a finding this truth, and in this is a manner maybe a theories and law were discovered. This research of truthfully is a play on important role in their development of science. दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की बात की गई है। कहते हैं अगर हम इसको क्रिस्टलाइजेशन वाटर को करते हैं, ओशियन वाटर को, तो बहुत चीज़ें जो है हमें मिलेगी, जिसमें सोडियम एलिमेंट होगा, सोडियम एंड क्लोरीन, जिसका वास्तविक जो होगा प्योर फॉर्म रिपोर्सिबल होगा, यानी एक्सपेरिमेंटली जब ये किया जाएगा तो अपना एक नया फैक्ट जो है आपके समक्ष आएगा। कहते हैं अगर हम कोई भी रिप्रोडक्शन करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें होती है सच्चाई में जो हिडन होती है, यानी छुपी हुई होती है। साइंस ने इसी बात को खोज करने के लिए इन चीज़ों का जो है बहुत ही थ्योरेटिकली इसको डिस्कवर किया है, यानी इसको खोज किया है, और इस तरह जो है हमारे लिए एक सच बात भी है, जो साइंस को डेवलपमेंट करने में बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट जो है योगदान देती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इज डाल्टन एज एटॉमिक थ्योरी। Friend, Dalton as atomic theory is the most important for exam view. The English scientist John Dalton was by no means to the first person to the propose the extensions of atom was we have seen in the preview section. Such idea date back to classical time. Dalton as a major contribution was to be arranged those idea in a proper order and give to the evidence for a extensions of atom. We showed it that there are marks relationships and expressed by Lavoisier and Proust in the form of the law of conservation of marks and law of constant of proposition could be intercepted most suitably by the postulations and extension atoms of various elements. In 1803 centuries is Dalton published a new system of chemical philosophy is which is the following statement compress the atom theory of matter. Friend, 80 centuries यानी 1803 से डाल्टन पब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, ठीक है, विन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। दोस्तों यहाँ पर बताया गया अगला हमारा टॉपिक जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने क्या जो है परमाणु के जो है उसने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी सिद्धांत ने उसने पेश किया था। इसमें कहते हैं कि साइंटिस्ट जो ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, अंग्रेज थे, ये जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने पहली बार जो है इस एटम्स के बारे में बताया था, और उन्होंने अपना जो है पूरा कंसेप्ट इस पे ही रखा था। उन्होंने बहुत से एविडेंस दिया इसके ऊपर और खोजा भी और जाना भी। इसके लिए उन्होंने जो है लोवेसर
एंड पोस्टल के जो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स और लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया था और उन्होंने पोस्टुलेट किया था बहुत से एलिमेंट के साथ, ठीक है, और उन्होंने नया चीज़ को बनाने की कोशिश भी किया था। कहते हैं 1803 ईस्वी में डाल्टन ने एक पब्लिश किया था सिस्टम केमिकल फिलोसफर के रूप में, और उन्होंने जो है एक नया स्टेटमेंट दिया था, नया एक सिद्धांत दिया था एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज द मैटर constant of indivisible atom. All the atoms of given to chemical element are identically in a mass and in all the other property. Different chemical element have a different kind of atom and particles such a atom have different mass. Atom are indestructible and trend there is a identity in a chemical reaction. The formation of compound from its element occurs through their combinations ऑफ आटम अनलाइक एलिमेंट इन अ स्मॉल वॉल्स नंबर रेशो। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने थ्योरी जिसमें दिया था तो बताया था कि इन्होंने जो मेटर यानी द्रव्य होते हैं, तत्व होते हैं, उनको और भी जो है इनडिविजिबल यानी उनको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको और भी टुकड़े नहीं किया जा सकता। उन्होंने दूसरी बात बताई थी कि जो एटम्स कहता है एक एलिमेंट होती है जिसमें और तरह की जो है उनकी प्रॉपर्टी मौजूद था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि एटम जो है एक डिफरेंट मार्क्स भी उनके होते हैं, यानी उनके वजन भी होते हैं, उनके अपने अपने वेट भी होते हैं। अगला बात उन्होंने बताया था कि इनके जो है केमिकल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत से जो है इनको रेशो के रूप में भी कन्वर्ट करने यानी अनुपात के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश भी इन्होंने किया था। तो डाल्टन एज अ फोर्थ postulate is clearly related to the law of conservation of mass. Every atom of element has a defined mass. Also in a chemical reaction there is the arrangement of atom. Therefore after the reaction mass of the product should be remain the same. The fifth postulate is the attempt to be explained to the law of defined proposition. A compound is a types of matter containing the atom of two or more element in a small Walsh number ratio. Because the atom have defined two mass, the compound must have to the element in a defined proportion by a mass. यहाँ पर जो है जैसे कि आप चित्र में डाल्टन की तस्वीर भी देख सकते हो, इन्होंने बहुत ही अच्छा खोज किया था एटम्स के और परमाणु के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी सिद्ध हुआ। कहते हैं डाल्टन ने अपनी फोर्थ जो पोस्टुलेट में उन्होंने क्लैरिटी किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मार्क्स को भी किया था। इनके हिसाब से तो आप देख भी चुके हो, पढ़े भी होंगे कि जो इन्होंने दिया था कि ना तो हम कोई मार्क्स को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मॉडल थ्योरी थी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा और हो सकता है तो मैं इसको आपको जो है इसमें भी डालूंगा, जो होगा कमेंट सेक्शन पे भी वहाँ पर डालूंगा। ठीक है, तो ये अपना देख लीजिएगा क्योंकि 9th क्लास के भी कंसेप्ट है, तो 9th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और उनको भी ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो अपने अरेंजमेंट एटम करती है, जो कि एक सच्चाई थी। तो फिर जाके उन्होंने फिफ्थ जो है पोस्टुलेट कॉन्सेप्ट में उन्होंने और भी बातों को उन्होंने क्लियर किया था, जो कि उनके जगह पे विशेष था। इन्होंने बताया था कि टू और मोर एलिमेंट यानी एक या एक से अधिक एलिमेंट को जब स्मॉलर वॉल्स नंबर के रेशियो में डालिएगा तो उनका अलग ही जो है वैल्यू बनेगी। तो ये बातें इन्होंने बहुत ही विशिष्ट और अच्छी बात बताई थी। The Dalton as atomic theory not only explained the law of conservation of mass, a law of constant proposition, but also predicted the new ones. He reduced the law of multiply proposition on the base of theory. The law stated when two elements from more than one compound, the mass of element in this compound for a fixed mass of other element, the ratio of a small Walsh number. For example, carbon and oxygen from two compound, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide contain to the 1.3321 grams of oxygen and each 1.00 grams of carbon, whereas the carbon dioxide contain to 2.642 gram of oxygen and 1.8 gram of carbon. In other words, carbon dioxide contain twice the mass oxygen in the containing carbon monoxide, and 2 into 6.2 is 2 multiplied by 2. For a given mass of carbon, atomic theories explain this by us saying that is a carbon dioxide containing twice as many oxygen atom from a given number of carbon atom does the carbon
monoxide. The deduction of the law of multi-proposition from atomic theory was important in a convincing alchemist of validity of theory. तो यहाँ पर डाल्टन्स ने अपनी जो थ्योरी दिया था, उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर दिया था, जो कि एक विशिष्ट था. उन्होंने बताया था कि when the two element from more than one compound, the marks of element is a this compound for a fixed marks of the other element are in the ratio of a small Walsh number. यानी उन्होंने बताया था कि सभी जो मार्क्स होते हैं उनका जो रेशो होती है, यानी अनुपात होती है, वो एक वॉल नंबर में फिक्स होती है. देखिए बात तो सच्चाई है. अगर मान लीजिए S2A ही लेते हैं तो उनका जो रेशो होगा, उनका जो अनुपात होगा, वो अपना अपना वेरी करेगा, अपने अपने पर डिपेंड करेगा. तो ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छी बताई थी. और इन्होंने अलग कंपाउंड दो लिया था, उन्होंने कार्बन एंड ऑक्सीजन को बताया था. उसके बाद 2 कंपाउंड उन्होंने कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिया था. फिर उन्होंने बताया था कि कार्बन मोनोक्साइड कंटेन करता है 1.332 ग्राम जो है ऑक्सीजन को कंटेन करता है, और 1.00 ग्राम जो है कार्बन को वो कंसेप्ट करता है. तो कार्बन मोनोक्साइड कंटेनिंग 2.642 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ कार्बन. तो इन्होंने बाद में जो है इन्होंने बताया था कि ये किस तरह से आया था. इन्होंने कहा था कि 1.2221 था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और इस प्रकार जो है ये हमें कार्बन का मार्क्स पता लगा था. तो सेम जो है इन्होंने लो बहुत ही वैरायटी दिया, इन्होंने वैलिडिटी दिया, काफ़ी उन्होंने समझाने की कोशिश भी किया इसमें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी और इसका इंपॉर्टेंट क्या फ्यूचर में बनेगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑन ऑटम. फ्रेंड, देयर इज ऑटम as you have just seen in the previous section, that an atom is the smallest particles of element that retains its element a chemical property. An atom one's element is different in a size and mass from atoms of other element. This atom were to the consider invisible by Indian and Greek philosopher in their beginning, and their name of atom, as mentioned earlier, emerged out of the basic philosopher. Today we know that atoms are not invisible. They can be broken down into the still smaller particles. Thought there is a loss their chemical identity in this process. But in spite of all this development, atom still remain is a build of block of matter. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा अणु होती है, ठीक है, यानी जो हमारा परमाणु होते हैं, ठीक है, तो परमाणु की क्या विशेषता होती है, परमाणु अपने जगह पर क्या विशेषता रखते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो है बहुत ही स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. यह मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि इंडियन ग्रीक फिलोसफर जो थे अपने अपने इसमें बातों को लेकर चल रहे थे. कहते हैं कि इनडिविजिबल है, यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते अदर पार्ट्स में, तो उसको हम एटम का यहाँ पर नाम दिया गया है. तो कहते हैं छोटे छोटे एटम मिल के जो है बहुत बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं. जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर एक घर बन रहा है तो घर में देखते हो रेत कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और आपस में कैसे बॉन्डिंग करके जो है इतना बड़ा घर का निर्माण कर देता है. तो ये सारे चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. ठीक है, और ये इन्होंने एटम को जो है साफ शब्दों में इसको क्लैरिटी दिया था कि ये जो है अधिक जो है और डिवाइडेड नहीं किया जा सकता एटम को. तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ये समझ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. Our next topic is what is the size of atom. Friend, what is the size of the atom? It is an important question. Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. In order to have a feeling of size of an atom, you can consider this example. 1 teaspoon of water, about 1 ml, contain about 3 times as many atom was ultrasonic oceans contain 10 spoon of water. As more than millions of atoms when struck would we make a layer breakly is thick and there a sheet of paper. Atoms are different elements, not only different in a mass proposed to the Dalton, but also they are different in a size. Now question is, why should we bother for a size, mass and other property of an atom? The reason is simple. Every matter we see around us is the made of the atom. And it's a rectangular, circular, spherical. It's difficult to imagine the
or real shape and of an atom, but is all particle is a proposed it is a taken to the sphericals in a size, and that is why we take off it is a radius. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ऑटम्स के साइज़ क्या होंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऑटम के साइज़ क्या होंगे। देखिए, ऑटम के साइज़ के लिए यहाँ पर डल्टन्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि उसने एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिया था कि एक जो है चम्मच जो उन्होंने पानी लिया था और उसमें जो है 3 टाइम्स उसने क्या किया था, एटॉमिक्स माना था। तो इस वाटर में जो है क्या कह सकते हो आप, कहते हैं यहाँ पर मिलियन जो होंगे ऑटम्स होंगे, यानी मिलियंस के लाखों करोड़ों में होते हैं, इसमें लेयर होते हैं। और कहते हैं, मैंने कहा था ना कि घर एक बनाने के लिए छोटे छोटे जो रेत होते हैं वो मिलके बनाते हैं, सेम ऐसा ही जो होता है कि छोटे छोटे मिल के जो है परमाणु का निर्माण करता है, यानी छोटे छोटे अणु परमाणु जो होते हैं अणु का निर्माण करते हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे घर बनाई जाती है किस प्रकार छोटे छोटे चीज़ों के लेके जो है ऑटम्स बनाई जाती है, यानी छोटे छोटे ऑटम्स होते हैं और इससे कितने बड़े जो है साइज़ बन जाती है। सेम ये बात जो है यहाँ पर जो है ये बात प्रदर्शित होती है और ये बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं इसके एग्जांपल के तौर पर इन्होंने रेक्टेंगल लिया है, सर्कुलर लिया है, स्फेरिकल लिया है। इन्होंने साइज़ बताया है कि इसका क्या हो सकता है साइज़। तो जनरली जो है स्फेरिकल बताई गई है यहाँ पर, जो स्फेरिकल रेडियस होती है। तो कहते हैं ना इसका कोई साइज़ यहाँ पर डिफाइन करना संभव नहीं है। Since the size is extremely small and invisible to be our eyes, we adopt the scale of the nanometers. Is a 1 nanometer is a 10⁻⁹ meter to express in the size. You can have a feeling it is size from the following tables. दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अगर हम साइज़ फिर भी हम डिफाइंड हमने कोशिश किया है यहाँ पर करने का, इसको जो है हम किसी भी जो विजुअल नहीं हो सकता इसे, फिर भी हमने अडॉप्ट किया है नैनोमीटर का। आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर जो होती है 10⁻⁹ होती है, यानी कितनी छोटी हो सकती है आप इसका कल्पना कर सकते हो। और इसको जो है टेबल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी किया गया है। There is the chart is a radius and example. The first of all 10⁻⁻ is the atom of hydrogen, 10⁻⁴ is the grain of sand, and 10⁻⁻1 is a watermelon, and 0.2 into 10⁻⁻1 is the cricket ball. You can compare to each other. You cannot see atom with your naked eyes, but we used modern techniques. We can now to produce a magnified image to the surface of element showing the atom. There is a technique is known as the scanning tunneling is the macroscope. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया, कुछ त्रिज्याएँ दी गई हैं, जैसे कि नैनोमीटर में दिया गया 10⁻⁻10 दिया है जो कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार जो है 10⁻⁻4 जो है सैंड को करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपको 10⁻⁻1 जो है वाटरमेलन यानी जो है तरबूज की जो है साइज़ की तुलना की गई है। उसी प्रकार जो है 0.2 का 10⁻⁻1 को जो है क्रिकेट बॉल के साथ तुलना की गई है। तो ये सारे जो है एक दूसरे को तुलना करने के लिए आप समझ सकते हो कि जो है एक एटम की कितनी छोटी साइज़ हो सकती है। अब पहले जो समय में जो था इसको देखना संभव नहीं था नेकेड आई से, बट आज के मॉडल टेक्निक के समय में देखना बहुत ही आसान हो गया है। कहते हैं इसका जो अच्छा से अच्छा मैग्नीफाइड यानी अच्छा से जो इमेज हमें मिल सकती है वो मिल सकती है हमारा STM के रिगार्डिंग। STM का मतलब यही होता है, ये टेक्निक होती है जिसमें स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग टनलिंग्स ऑफ माइक्रोस्कोप। आजकल इतने बड़े बड़े माइक्रोस्कोप आ गए हैं जिसको आप विशेष और ख़ास तौर पर इसको जो है इमेजिनेशन कर सकते हो और इसको जो है एक्सपेरिमेंटल भी देख सकते हो। Our next topic is atomic mass. Dalton give the concept of atomic mass. According to him, atoms of the same element have some atomic masses, but atoms of different elements have different atomic masses. Since Dalton could not measure individually atoms, he measured relatives masses of element required to form a compound. From this is decided relatives atomic mass. From example, we can determine by experiment that 1.00 grams of hydrogen gas react with the 7.9367 grams of oxygen gas to form of water. If we know formula of water, we can easily determine to the mass on ऑक्सीजन आटम रिलेटेड टू दैट इज अ हाइड्रोजन आटम। दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मास की बात किया गया है, यानी परमाणु द्रव्यमान की बात किया गया है। तो यहाँ पर डल्टन ने इसके प्रति जो है अपना एक कंसेप्ट जाहिर किया था।
उसके अकॉर्डिंग जो है डाल्टन के रिगार्डिंग जो उन्होंने बात कहा था वो ये कहा था कि सभी एलिमेंट जो होंगे एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, सभी जो होंगे एटम्स के जो एलिमेंट होंगे सेम एंड सेम एटॉमिक मार्क्स होंगे बट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। कहते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उसके मार्क्स भी डिफरेंट होंगे। ये तो जनरल सी बात है कि जैसा जो होगा परमाणु होगा, जैसा मतलब एलिमेंट होंगे उसके जो है परमाणु संख्या भी उतनी ही होगी। ये जो है आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, तो सबका अपना अपना एक जो है रिक्वायर्ड मार्क्स होगी। तो ये बात इन्होंने साफ तौर पे कहा भी था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया भी था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस को अगर एक लेते हैं और जो रिएक्ट करता है आपको जो है ऑक्सीजन के साथ, तो उसका जो है 7.9367 अप्रोक्सीमेटली रखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1:8 का जो यहाँ है फॉर्मेशन पड़ेगी। तो ये जो होगा फॉर्मुलेटेड होगी, यानी इसको जो आप रिप्रेजेंट करोगे H2O के साथ। तो ये जो बात जो डाल्टन से बताई थी एटॉमिक मास के लिए वो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट था और जो है डाल्टन के रिगार्डिंग। Dalton did not have a way of determining the position of the atom of each element forming water during these days. He has assumed that the simplest possibility that atoms of oxygen and hydrogen were equal in the number. From this occupations, would be follow that oxygen atom would have a mass that was 7.9367 times that of the hydrogen's atom. This in fact was not correct. We now know that is water number of hydrogen's atoms is twice the number of oxygen atom. The formula of water is began to the H2O. Therefore, relative mass of oxygen atoms must be a 2 into 7.9367 यानी equal to 15.873 times, यानी approximately 16 time that hydrogen's atom after the Dalton. Relative to atomic mass of several elements were determined by scientists based on the hydrogen scale. Later on, the hydrogen base scale was replaced by a scale based on the oxygen, as its oxygen was more reactive and formed to large number of compound. दोस्तों यहाँ पर डाल्टन ने एक बात पूरी तरह से सिद्ध करने की कोशिश किया था कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन जो होती है 7.9367 इसके जो होते हैं, लेकिन उसने ये बात पूरा क्लियर करके बताया था कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15.873 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन का हम 1 लेते हैं और ऑक्सीजन का हम 16 लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा H2O बनता है तो हाइड्रोजन में कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान जो होगा 2 होगा और ऑक्सीजन में कितना होगा 16 होगा। अगर दोनों का प्लस कर दीजिएगा तो 18 बनेगा। जब इसको जो है एटॉमिक्स नंबर में जब फिल कीजिएगा तो ये जो होगा बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर डाल्टन ने ये बात पूरी तरह से सिद्ध कर दिया था कि जो इसके ऑक्सीजन होंगे उसको आपको डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को भी डबल कीजिएगा, अगर हाइड्रोजन में 1 है अगर उसको डबल कीजिएगा तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है डाल्टन ने एक फार्मूला विकसित किया था हाइड्रोजन बेस स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको रिप्लेस किया गया था स्केल बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन के साथ, जो कि काफ़ी हद तक जो है सही भी सिद्ध हुआ था। इन 1961 द कार्बन 12 or 12(6)C atomic mass scale was adopted. This scale depends on the measurement of atomic mass by a instrumental called to Mach spectrometer. Mach spectrometer is invented earlier in 12th centuries, allow us to determine the atomic masses. दोस्तों यहाँ पर जो है एटॉमिक मास के जो स्केल अडॉप्ट किया गया था, जो कि 19वीं शताब्दी में यानी 20वीं शताब्दी में की गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यानी 1961 में इसको जो है विकसित किया गया था, जहाँ कार्बन 12 यानी कार्बन के जो 12 होते हैं उसको 12/6 के साथ आइसोटॉपिक्स बनाई गई थी। तो ये चीज़ें जो थी इंस्ट्रूमेंटल जो है, और इसके लिए जो है मार्क्स स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष थी एटॉमिक मार्क्स के लिए। The masses of an atom are obtained by the comparisons with the carbon-12 atomic mass scale. In fact, carbon-12 isotope is closer to the standard and related to the assigned mass of exactly 12 atomic mass unit. One atomic mass unit, therefore, is equal to exactly 1/12 of mass of carbon. Carbon 12 atoms. Atomic mass unit is a noun. A day is written to the
specified a mass unit and the denoted by the letter of U. The relative atomic mass of an element expresses atomic mass unit is called its atomic weight. Now a day we are using to atomic mass is place of atomic weight. दोस्तों यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि सी कार्बन एटॉमिक मास जो थी उसको एक स्केल विकसित किया गया था। इसके लिए आइसोटॉप यूज़ की गई थी। ठीक है, आइसोटॉप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको लिए स्टैंडर्ड बेस बनाई गई थी। कहते हैं कि इसका 12 एटॉमिक मास यूनिट के रूप में इसको परिभाषित किया गया था, जिसका हमने नाम दिया था एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। ठीक है, कभी भी हमें जब लिखना होता है तो AMU जो है रिप्रेजेंट करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, लेकिन 12th ऑफ मार्क्स ऑफ कार्बन जो बनाई गई थी, इसको जो MU बनाया गया था उसको जो लेटर हमने सिंपल भाषा में उसको U के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पर कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जो था एलिमेंट करता एक्सप्रेस करता था एटॉमिक मास के यूनिट के साथ, इसलिए इसको कहा गया एटॉमिक वेट के नाम दिया गया और एटॉमिक वेट प्लेस टू द वेट के साथ किया गया। तो ये सब चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट था सी कार्बन 12 एटॉमिक्स के लिए। Further, you have seen that Dalton proposed that the masses of all atoms in an element are equal, but later on it was found that all atoms is naturally occurring elements are not of the same mass. We shall study about such atom in the following section. The atomic mass that we are generally use in our reaction in the chemical calculation are average atomic masses which depend upon to relative abundance of isotope of element. दोस्तों यहाँ पर आइसोटॉप के बारे में बताया गया था। ठीक है, कि इसने साफ तौर पे इन्होंने डल्टन्स ने प्रपोज किया था इस चीज़ों के लिए कि वो इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया था कि ये एलिमेंट जो होती है वो सेम मार्क्स नहीं रहती है। तो इस बेस पे जो है इन्होंने इसको अलग डिफाइन करने की कोशिश किया था। तो आइसोटॉप की जो है इन्होंने एवरेज एटॉमिक मासेस निकालने की कोशिश किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर आइसोटॉप्स एंड एटॉमिक मास। फ्रेंड, व्हाट इज आइसोटॉप एंड व्हाट आर यूज्ड टू आइसोटॉप इन अवर डेली टू लाइफ? The Dalton considered on atom on the individually particles. Later researches proved that on the atom consist of several fundamental particles such as electron, proton, and neutron. On electron is a negative charge and proton is a positive charge. Particularly, numbers of electron and proton in atom is equal. Since a charge on the electron is equal and opposite to the charge of the proton, therefore on the atom is electrically neutral. Proton remain in the nucleus in the center of the atom and nucleus is surrounding by the negative charge electron. दोस्तों यहाँ पर आइसोटॉप और एटॉमिक मास के बारे में जो है डल्टन्स ने अपनी एक कंसिडर दी थी, अपनी एक थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो भी फंडामेंटल हमारा एटम्स होते हैं, सर्वल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी दिया था और समझाने की कोशिश किया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वहीं प्रोटॉन जो होगा पॉजिटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने बताया था और बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा प्रोटॉन इज एटम से इक्वल होंगे। और उन्होंने साथ में एक बात बताया था कि ये जो होगा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने बताया था कि सारे जो होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये बातें जो थी इनकी काफ़ी हद तक सही भी थी और कई हद तक साइंटिस्ट ने इनको प्रूवनेस भी दी थी, जो आज के समय में बहुत ही यूज़फुल माना भी गया है। See in this picture, there is a 3 types of the atoms are represent, and this figure, the 3 molecules are given. A range of electron around to nucleus in hydrogen. First of all, hydrogen. Second is a carbon, and third is a oxygen. There is a cell of KLMN. Friend, there is a cell's name is KLMN. The first cell is only 2 electrons, and second is 8 electron, and third is 18 electron. There is a represent of orbital on their electron. The numbers of arranging electron around to the nucleus is first of all is hydrogen and कार्बन ऑक्सीजन एटम। दोस्तों यहाँ बताया गया है हमारा जो फार्मूला इसका बनेगा
2n का स्क्वायर बनेगा। अगर आप n के स्थान पे कोई भी नंबर सोच लीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 कुछ भी रखिएगा, तो उसी बेस पे जो है इसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर रख लेते हैं 3, तो 3 का जो होता है स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 2 ज़ा 18। तो मैंने कहा था ना आपको कि पहले में 2 होगा, दूसरे में, ठीक है, दूसरे में 8 होगा, उसके बाद 18 और 32। अगर मान लीजिए हमने जो है n की जगह 2 रख दिया, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि इसका जो फार्मूला बड़ा है वो क्या बनेगा, 2n का स्क्वायर। तो ये चीज़ें निकालने के लिए कितने ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, तो आप इसका इस्तेमाल और प्रयोग कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। The number of proton in the nucleus is called to atomic number. Friend, what is the atomic number? The number of proton in the nucleus is called atomic number, denoted by Z. For example, there are 8 proton in the oxygen nucleus and 6 proton in the carbon nucleus. Only 1 proton is a hydrogen nucleus. Therefore, atomic number of oxygen, carbon and hydrogen are 8, 6 and 1 respectively. There are also neutral. तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि एटॉमिक्स नंबर का क्या परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ जो है एटॉमिक्स नंबर का परिभाषा दिया गया है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी, यानी केंद्रक में प्रेजेंट होगी, उसे एटॉमिक्स नंबर कहते हैं, और इसको जो है रिप्रेजेंट जेड के साथ किया जाता है। इसमें यही बात बताई गई है कि यहाँ पर जो होगा 8 प्रोटॉन जो होगा ऑक्सीजन की होगी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और 6 प्रोटॉन जो होगा कार्बन का होगा जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट यानी केंद्रक में प्रेजेंट होगा, और 1 जो होगा हाइड्रोजन का जो होगा वो प्रेजेंट होगा केंद्रक में। इसी तरह से जो है इसका देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन का जो होगा 8 6 1 के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इसको न्यूट्रल रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी होता है। The neutral particle is the nucleus and there is called to the neutron. Mass of proton of a neutron is near the same. The total mass of nucleus is equal to mass of proton plus mass of neutron. Total number of proton and neutrons is called to the Mach number. By the conventions, atomic number is written at the bottom of the left corner of the symbol of the atoms of a particular element, as a Mach number is written of the top left corner. For example, symbol is a 12, 6 is indicate that there is a total of 12 particle of nucleons, and in the nucleus is a carbon atom 6 of which are the proton. This must be a 12 minus 6 is equal to 6 neutron. Similarly, 16 upon 8 is a indicate the 8 proton, and 16 nucleus is a 8 proton plus 8 neutron. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है साफ शब्दों में कि जो न्यूट्रल करता है उन चीज़ों को जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो कुल जो होगी मार्क्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल द्रव्यमान जो है प्रोटॉन का और टोटल जो है न्यूट्रॉन का क्या द्रव्यमान है उसका, दोनों को जो प्लस कीजिएगा तब जाके आएगा। यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन हमारे समक्ष ये भी आता है कि मार्क्स नंबर किसे कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड टू द मार्क्स नंबर, यानी न्यूट्रॉन में जो होगी प्रेजेंट जितने भी होंगे टोटल उसको हम मार्क्स नंबर कहेंगे। यहाँ पर जो है सिंपली बात जो बताई गई है आपने देखा ही है सामने कि आपके समक्ष जो है 12 6 कार्बन के दिए रखे हैं, जहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है इसने मार्क्स और नंबर जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि एटॉमिक नंबर रिटन टू बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ सिंबल ऑफ एटम इज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें बताया गया 12 से के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस करके जो है न्यूट्रॉन निकाल दिया गया है, जो कि एक विशिष्ट रहती है और अंतिम रहती है। तो ये चीज़ें लिखने का एक अपना एक प्रतीक होती है, अपना एक चिन्ह होती है। Since atomic is electrically neutral, an oxygen has 8 proton and 8 electron in it. Further, atomic number Z differentiates their atom of one element from atom of other element. An element may be defined as the substance where all the atoms have the same atomic number. Friend, what is atomics? What is defined to that?
on element may be defined as the substance where all the atoms have the same atomic number, but the nuclei of all the atoms given to element do not necessarily is contain the same number of neutron. For example, atoms of oxygen found in the nature have their same number of proton, which then make a different from other element, but their neutrons in a nucleus are different. तो यहाँ पर तो साफ शब्दों में ये बात आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखा है और डिफरेंट अपनी जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। ऑन द एलिमेंट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। देखिए एलिमेंट क्या होती है कि डिफाइंड एज अ सब्सटेंस देयर ऑल द एटम हैव देयर सेम एटॉमिक नंबर। तो इन चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में भी आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, उसका फॉर्म ऑफ नेचर कैसा होगा। तो इन चीज़ों पे जो है अपनी बातें विशिष्ट रखती है और ये समझ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी रहती है। दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ द मार्क्स ऑफ एटम द सेम एलिमेंट आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, वन टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम contain 8 proton and 8 neutron in a one atom. Second types 8 proton and 9 neutrons are there. Third types contain 8 proton and 10 neutron. We represent this oxygen atom as a 16-8, 17-8 and 18-8 respectively. They are atom or element that have the same atomic number but different marks of number are called to the isotope. What is the definition of the isotope? Atom of an element that have the same atomic number but different Mach number. It is called to the isotopes. If we have different atomic numbers, masses of the same element, we take a average atomic masses of the element. This calculated on the base of the abundance of isotopes. Atomic mass of the same element are provided in the table. दोस्तों यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है आप बता सकते हो कि अगर सेकेंड हम टर्म्स में लेते हैं या फर्स्ट टर्म्स में लेते हैं ऑक्सीजन का ही वैल्यू, तो आप देखोगे कि पहले 8 जो है प्रोटॉन था, उसके बाद 9 प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। अगर थर्ड टाइप्स में देखें तो 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरह से जो है रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कि 16-8 ऑक्सीजन, 17-8 ऑक्सीजन एंड 18-8 ऑक्सीजन। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जो है सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट जो है मार्क्स नंबर होगा। तो इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स के लिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन याद रखना कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंस जो है डिफरेंस नंबर होता है, ठीक है। मार्क्स जो होगा डिफरेंस होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो इस तरह से जो है आप आइसोटॉप्स के बारे में बता सकते हो। आगे जो हमें कुछ टेबल में कुछ प्रोवाइड्स किए गए हैं, देखते हैं क्या हमें बताए गए हैं। द सम एग्जाम्पल फॉर इम्पोर्टेंट example number 3.1, chlorine is obtained as a mixture of two isotopes 35-17 chlorine and 37-17 chlorine. These isotopes are present in the ratio of 3:1. What will be the average atomic mass of chlorine? So friend, there are 35 and 70 chlorine and 37 chlorine are present in the ratio of 3:1. Out of 4 atoms, 3 atoms are of mass 35 and the 1 atom is a mass 37. Therefore average atomic mass is 35 into 3 plus 37 into 1. Total is a 143 and there are 4 as divided. The chlorine is the average atomic mass is the 35.5. We are take to average atomic mass of chlorine will be 35.5 U. There is an important क्वेश्चन फॉर एग्जाम व्यू। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है आपके समक्ष 3.1, जिसमें क्लोरीन के बारे में बताया गया है। आपको पता है क्लोरीन के जो जनरली हम लेते हैं 35.5 लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात रिप्रेजेंट करने के लिए आपके समक्ष जो है एक कैलकुलेशन करके दिखाया गया है कि आपको देखो क्या बताया गया है यहाँ पर 35/17 एंड 37/17 जो क्लोरीन के बताया गया है, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 3:1 के वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 3:1 है नीचे प्लस में आ जाएगा। अगर
एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्योंकि आपको पता है एवरेज है, इसलिए 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 37 को 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका टोटल जो होगा 142 आ जाएगा और इसका जो रेशो नीचे प्लस हो जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो 35.5 आएगा, जो कि एक मान्यता प्राप्त जो है क्लोरीन की वैल्यू है, जो आप कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी सेम 35.5 जो है आप लेते भी हो। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही सही होती है और इम्पोर्टेंट गणना होती है जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और भी जो जानकारी होती है आपको हायर क्लास में इसके और भी बातें जानने को मिलेगा। सो दिस चार्ट एटॉमिक मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, एल्युमिनियम्स, आर्गन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर दिस टेबल। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक टेबल दिया गया एटॉमिक मास और कॉमन एलिमेंट के लिए, जिसमें जो है कैलकुलेशन करके जो है एक्चुअली वैल्यू जो है आपके समक्ष निकाला गया है। तो आप देख भी सकते हो सभी चीज़ों का है, चाहे एल्युमिनियम हो, आर्गन हो, ऑक्सीजन, फास्फोरस जो भी हो सबका दिया गया है। तो इस टेबल के वैल्यू से कुछ आपको जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिल सकता है। Atomic mass or average atom mass cover up to second decimal place. In a practice, we use 200 figures and radioactives. आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।